नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम अपना जो बिहार का एस्टेट का जो पेपर सेकंड है, उच्च माध्यमिक स्तर का, उसके दोस्तों हिंदी विषय का हम संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। आप लोगों से हमने कहा था कि हम निःशुल्क बैच अपने इसी यूट्यूब चैनल पे बिहार का एस्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का चलाएँगे। उसके बाद हम बीपीएससी की भी तैयारी कराएँगे जिसका एग्ज़ाम 24 अगस्त को है। तो उम्मीद है सब लोगों ने एस्टेट का फॉर्म भर दिया होगा। जो लोग पिछली बार रह गए थे, इस बार कोई नहीं रहेगा, इस बार कोई चूकिएगा भी नहीं। सभी ने फॉर्म भर दिया होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हम बिहार एस्टेट के प्रत्येक बिंदु जो भी हमारे पाठ्यक्रम में लगा, उसका पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में अध्ययन करेंगे। ये हमने कहा था और निःशुल्क आप लोगों को पूरा उपलब्ध कराएँगे इसी चैनल के माध्यम से। तो हमने बताया था कि हमारा पढ़ने का क्या क्रम रहेगा। हमने बताया था कि सबसे पहले हमारे जो पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हुई हैं, सबसे पहले हम रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, फिर काव्य शास्त्र पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ये हमारा पढ़ने का सीक्वेंस रहेगा। उसी क्रम में दोस्तों आप लोगों ने पाठ्यक्रम को देखा होगा, तो 6वें नंबर का जो बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसमें देखिएगा चयनित कहानियाँ लगा हुआ है। 6वें नंबर के बिंदु जो बिहार स्टेट का पेपर द्वितीय का पाठ्यक्रम है, उसमें चयनित कहानियाँ लगा हुआ है। उसमें दोस्तों 6 कहानियाँ लगी हुई हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की, कहानी का प्लॉट शिवपूजन सहाय जी की, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की, भीष्म साहनी जी की, चीफ की दावत और पूस की रात मुंशी प्रेमचंद्र जी की, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ये 6 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं चयनित कहानियों में। तो आप लोगों ने दोस्तों 6 कहानियाँ पूरी पढ़ भी ली होगी, क्योंकि हम ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि हमने वीडियो दोस्तों 6 कहानियों का, सभी 6 कहानियों का वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि सभी 6 कहानियों का वीडियो हमने अपने चैनल में अपलोड कर दिया है और आप लोग अध्ययन भी कर रहे होंगे उनका, ऐसी हम आशा करते हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें चयनित कहानियाँ और सभी 6 कहानियाँ लगी हुई हैं, उनका अध्ययन आप लोग करिएगा पूरे विस्तार से। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर का जो बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसमें चयनित उपन्यास लिखा हुआ है। तो चयनित उपन्यास में 3 उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं दोस्तों। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का, त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का और मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का। तो हमने दोस्तों कहा था कि हम ये सभी जो भी रचनाएँ लगी हुई, पहले इनको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों हम गोदान उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि गोदान उपन्यास दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी का, ये दोस्तों 36 भागों में बँटा हुआ है। 36 भागों में ये बँटा हुआ है। तो इसके हम 7 भागों का अध्ययन कर चुके हैं पूरे विस्तार के साथ में। आज हम दोस्तों उसी क्रम में 8वें भाग का अध्ययन कर रहे हैं गोदान उपन्यास के। तो आप लोगों से दोस्तों यही कहेंगे कि अगर आप लोगों ने गोदान उपन्यास का 7 भाग नहीं देखे हैं, तो पहले 7 भाग देखिए, उसके बाद 8वें भाग को देखिए, जिससे आप लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा और मज़ा भी ज़्यादा आएगा पढ़ने में। क्योंकि कोई भी चीज़ क्रम से पढ़ी जाती है, बीच से खोल के पढ़ेंगे तो समझ में भी कम आएगा और मज़ा भी कम आएगा पढ़ने में। इसलिए पहले 7 भागों का वीडियो देखिए, उसके बाद 8वें भाग पर आइए पढ़ने के लिए। ये पढ़ने का क्रम होना चाहिए मित्रों। तो यही दोस्तों कहेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। जो हमने निःशुल्क हिंदी विषय के लिए एक प्रयास किया है कि निःशुल्क सभी लोगों तक प्रामाणिक विषय वस्तु पहुँचे पढ़ने के लिए, जो नहीं पहुँच पाती है, तो उसके माध्यम से जो हम निःशुल्क प्रामाणिक विषय वस्तु पहुँचाना चाहते हैं और सबको सरलता और सहजता के साथ में अपने चैनल के माध्यम से वे सभी लोगों तक पहुँचे, उसके लिए आप लोगों को भी हमारा सहयोग करना होगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करवाना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसका लाभ पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं खराब करते, सीधे अपने वीडियो पर आते हैं। आज गोदान उपन्यास का 8वां भाग दोस्तों। कौन सा भाग है? 8वां भाग। आज 8वां भाग हम गोदान उपन्यास का पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, जब से होरी के घर में गाय आ गई है, तो मालूम है गाय भोला के यहाँ से लाया है होरी। जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की श्री ही कुछ घर की श्री ही कुछ और हो गई है। धनिया का घमंड तो उसके संभाल से बाहर हो जाता है। जब देखो गाय की चर्चा,
भूसा छिज गया था, ऊख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी, उसी की कुट्टी काट कर जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया और वर्षा न हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का पहला दोंगड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल ले लेकर निकले कि राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी ना चुक जाएगी किसी को खेत में हल न ले जाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया। और कभी तो इतनी कमाई ना होती थी, अब की यह कैसा हुक्म। कोई गांव छोड़कर भागा थोड़ा ही जाता है। अगर खेती में हल ना चले तो रुपए कहाँ से आ जाएंगे, निकालेंगे तो खेत ही से। सब मिलाकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित नोखेराम। तो क्या नाम था कारकुन का दोस्तों? कारकुन का नाम था पंडित नोखेराम। आदमी बुरे न थे, मगर मालिक का हुक्म था, उसे कैसे टाले। अभी उस दिन राय साहब ने होरी से कैसी दया और धर्म की बातें की थी, और आज असामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा उन्होंने कारकुन को एक बार जो हुक्म दे दिया उसे क्यों टालने लगे। वह अगुआ बनकर क्यों बुरा बने। जब और कोई कुछ नहीं बोलता तो यही आग में क्यों कूदे। जो सबके सिर पड़ेगी वह भी झेल लेगा। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू शाह की आजकल चढ़ी हुई थी। इस साल सन में उसे अच्छा फायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसने कुछ कम नहीं कमाया था। पंडित दाता दीन और दुलारी सहुआइन भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन थे झिंगुरी सिंह। वह शहर के एक बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी और थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे। इसके उपरांत और भी कई छोटे छोटे महाजन थे जो 2 आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए देते थे। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था कि जिसके पास 10-20 रुपए जमा हो जाते वही महाजन बन बैठता। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का यह प्रभाव था कि लोग अभी तक यही समझते थे कि होरी के पास दबे हुए रुपए हैं। आखिर वह धन गया कहाँ? बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज किया नहीं। गया तो गया कहाँ? जूते जाने पर भी उनके घट्टे बने रहते हैं। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को। किसी ने आना रुपए ब्याज देना स्वीकार किया, किसी ने 2 आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुंह लेकर जाए। झिंगुरी सिंह के सिवा उसे और कोई न सूझा। वह पक्का कागज लिखाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प की लिखाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपया देते थे। 25 रुपए का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपए हाथ लगते थे। मगर इस गाढ़े समय में और क्या किया जाए। राय साहब की जबरदस्ती है, नहीं इस समय किसी के सामने क्यों हाथ फैलाना पड़ता। झिंगुरी सिंह बैठे दातून कर रहे थे। नाटे मोटे, खलवाट, काले, लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी थे, बिल्कुल बुदूसक जैसे। और थे भी बड़े हंसोड़। इस गांव को अपनी ससुराल बनाकर मदों से साले या ससुर और औरतों से साली या सलहज का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते, पंडित जी पान लागी। और झिंगुरी सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते, तुम्हारी आंखें फूटे, घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए आदि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी ना घाते थे। मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की 1 पाई न छोड़ते थे और वादे पर बिना रुपए लिए द्वार से न टलते थे। होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुनाई। झिंगुरी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला। पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजनी से अपना गला न छुड़ा लेता कि सूद भरते किसी को अच्छा लगता है। गड़े रुपए ना निकलें चाहे सूद कितना ही देना पड़े। तुम लोगों की यही नीति है।
कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने को तो होता नहीं, लड़का जवान हो गया, ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं, बड़ी लड़की भी ब्याहने जोग हो गई, रुपए होते तो किस दिन के लिए गाड़ा रखते। झिगुरी सिंह ने जब से उसके द्वार पर गाय देखी थी, उस पर दांत लगाए हुए गाय का डील डौल और गठन कह रहा था कि उसमें 5 सेर से कम दूध नहीं है। मन में सोच लिया था, होरी को किसी अरदब में डालकर गाय को उड़ा लेना चाहिए। आज वह अवसर आ गया। बोले, अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब राजी हुए, जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, कुछ गहने गांठे हों तो गिरो रखकर रुपए ले लो। स्टाम लिखोगे तो सूद बढ़ेगा और झमेला में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई कि घर में गहने के नाम कच्चा सूद भी नहीं है, धनिया के हाथों में कड़े हैं, वह भी गिलट के। झिंगुरी सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह पर पोतकर कहा, तो एक बात करो, यह नई गाय जो लाए हो, इसे हमारे हाथ बेच दो, सूद स्टाम सब झगड़ों से बच जाओ। 4 आदमी जो दाम कहे वह हमसे ले लो। हम जानते हैं तुम उसे अपने शौक से लाए हो और बेचना नहीं चाहते, लेकिन यह संकट तो टालना ही पड़ेगा। होरी पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी न करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया, महाजनी के हथखंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में भी यह बात बैठ गई। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपए आ जाएं गाय ले लेना। 30 रुपए का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपए मिलेंगे, और 3-4 साल तक ना दिए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बता रहा था कि करद वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। बोला, मैं घर जाकर सबसे सलाह कर लूं तो बताऊं? सलाह नहीं करना है, उनसे कह देना है कि रुपए उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूं ठाकुर, अभी आके जवाब देता हूं। लेकिन घर आकर उसने ज्यों ही वह प्रस्ताव किया कि कोहराम मच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, दोनों लड़कियों ने तो दुनिया सिर पर उठा ली। नहीं देते अपनी गाय, रुपए जहां से चाहे लाओ। सोना ने तो यहाँ तक कह डाला, इससे तो कहीं अच्छा है मुझे बेच डालो, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगा। दोनों लड़कियां सचमुच गाय पर जान देती थी। रूपा तो उसके गले से लिपट जाती थी और बिना उसे खिलाए कौर मुंह में न डालती थी। गाय कितने प्यार से उसका हाथ चाटती थी, कितनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखती थी। उसका बछड़ा कितना सुंदर होगा, अभी से उसका नामकरण हो गया था मटरू। वह उसे अपने साथ लेकर सोएगी। इस गाय के पीछे दोनों बहनों में कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी थी। सोना कहती मुझे ज़्यादा चाहती है, रूपा कहती मुझे। इसका निर्णय अभी तक न हो सका था और दोनों दावे कायम थे, मगर होरी ने आगा पीछा सुझाकर आखिर धनिया को किसी तरह राजी कर लिया। एक मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना भी बहुत ही वैसी बात है, लेकिन विपत में तो आदमी का धर्म तक चला जाता है। यह कौन सी बड़ी बात है? ऐसा ना हो तो लोग विपत से इतना डरें क्यों? गोबर ने भी विशेष आपत्ति ना की, वह आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। यह तय किया गया कि जब दोनों लड़कियां रात को सो जाएं तो गाय झिंगुरी सिंह के पास पहुंचा दी जाए। दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई, दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पी कर सो गई। गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया था। वह गाय को जाते कैसे देख सकेगा, अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा? होरी भी ऊपर ही से कठोर बना हुआ था, मन उसका चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस वक्त उसे 25 रुपए उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपए ही ले ले। वह गाय के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वह कह रही है, क्या 4 दिन में ही तुम्हारा मन मुझसे भर गया? तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी इसे न बेचूंगा, यही वचन था तुम्हारा। मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया, जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। बोलो। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गई, अब इसे ले क्यों नहीं जाते? जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। होरी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती, रहने दो, रुपए सूद पर ले लूंगा, भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएगा।
300-400 होते ही क्या हैं, एक बार ऊख लग जाए। धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा। और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई, उसे भी बेच दो, ले लो कल रुपए, जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे इसे भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी, हवा बंद थी, एक पत्ती ना हिलती थी। बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण ना थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोंका भी, कहाँ लिए जाते हो? पर होरी ने सुना नहीं, बोला, बाहर हवा में बांधे देता हूँ, आराम से रहेगी, उसके भी तो जान है। गाय बांधकर वह अपने मंझले भाई शोभा को देखने गए। शोभा को इधर कई महीने से दमे का आर्जा हो गया था। दवा दारू की जुगत नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं, और काम करना पड़ता था जी तोड़कर। इसलिए उसकी दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों भागने वाला, किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी का अदब करता था। दोनों में रुपए पैसे की बातें होने लगी। राय साहब का यह नया फरमान आलोचकों का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन कौन खड़ा है वहाँ? हीरा बोला, मैं हूँ दादा, तुम्हारे कौड़े में आग लेने आया था। हीरा उसके कौड़े में आग लेने आया है? इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में और भी तो कौड़े हैं, कहीं से आग मिल सकती थी। हीरा उसके कौड़े में आग ले रहा है तो अपना ही समझकर तो सारा गांव इस कौड़े में आग लेने आता था। गांव में सबसे संपन्न यही कौड़ा था। मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और उस दिन की लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता। गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तमाकू है कि ला दूं? नहीं, तमाकू तो है दादा। शोभा तो आज बहुत बेहाल है, कोई दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो सारे वैद्य डॉक्टर हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास जितनी अकल थी वह उसके और उसकी घरवाली के हिस्से पड़ गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं, और चिढ़ने तो बीमारी में सभी हो जाते हैं। तुम्हें याद है न कि नहीं, जब तुम्हें इन्फ्लुएंजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी, उस पर तुम उसे हजारों गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वह बात भूल सकता हूँ। तुमने इतना न किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता? होरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया है। उसका गला भी भारी भर आया। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है, इससे जो अपने हैं वह पराये थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिसके कोई है ही नहीं उसके कौन लड़ाई करेगा? दोनों ने साथ चिलम पी, तब हीरा अपने घर गया। होरी अंदर भोजन करने चला। धनिया रोज से बोली, देखी अपने सपूत की लीला, इतनी रात हो गई और अभी उसे अपने सैल से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता मिल गया है। भोला की वह राण लड़की है झुनिया, उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी पर उसे विश्वास न आया था। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई, तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। यह भुग्गा वह 72 घाट का पानी पिए हुए इसे उंगलियों पर नचा रही है और यह समझता है वह इस पर जान देती है। तुम उसे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं के ना रहोगे। होरी का दिल उमंग पर था। चूहल की सूझी, झुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है, उसी से कर ले सगाई, ऐसी सस्ती मेहरिया और कहाँ मिली जाती है। धनिया को यह चूहल तीर सा लगा। झुनिया इस घर में आए तो मुंह झुलस दूं राण का। गोबर की चहेती है तो उसे लेकर जहाँ चाहे रहे, और जो गोबर इसी घर में लाए तो यह दोनों लड़कियां किसके गले बांधे होंगे? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पर खड़ा तक तो होगा नहीं। उसे इसकी क्या परवाह है? इस तरह नहीं छोड़ूंगी लाला को, मर मर के पाला है और झुनिया आकर राज करेगी, मुंह में आग लगा दूंगी राण के। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा, सुंदरिया को क्या हो गया?
क्या काले नाग ने छू लिया, वह तो पड़ी तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था, थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या असगुन मुंह से निकालते हो, अभी तो मैं देखे आ रहा हूँ, लेटी थी। तीनों बाहर आए, चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिचकुर निकल रहा था, आंखें पथरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दातादीन के पास दौड़ा। तो सुंदरिया दोस्तों कौन है, गाय का नाम है। गोबर देखिए दोस्तों, फिर देखिए, सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज से बोला, दादा सुंदरिया। सुंदरिया को क्या हो गया, क्या काले नाग ने छू लिया, वह तो पड़ी तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था, थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या असगुन मुंह से निकालते हो, अभी तो मैं देखे आ रहा हूँ, लेटी थी। तीनों बाहर गए, चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिचकुर निकल रहा था, आंखें पथरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दातादीन के पास दौड़े। गांव में पशु चिकित्सक के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम से सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया, लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में कौन ऐसा मुद्दई है जिसने विष दिया हो। ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी हुई नहीं। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया। होरी की किसी से दुश्मनी भी ना थी कि उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वह भाई भाई का झगड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था कि जिसने यह हत्यारों का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्सैल हो पर इतना नीच काम नहीं कर सकता। और दोस्तों काम हीरा नहीं किया था। देखिए कैसे कह रहा है, सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था कि जिसने यह हत्यारों का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाऊं। वह लाख गुस्सैल हो पर इतना नीच काम नहीं कर सकता। और इतना नीच काम दोस्तों हीरा नहीं किया था। देखिएगा भी आप। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और बधिक को गालियां देते थे। वह इस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब यह हाल है तो कोई जानवरों को बाहर कैसे बांधेगा। अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे, किसी तरह की चिंता न थी। लेकिन अब तो एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई थी। क्या गाय थी कि बस देखता रहे। पूजने जोग 5 सेर से दूध कम ना था। 100 का एक एक बाछा होता। आते देर न हुई और यह वज्र गिर पड़ा। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी, तुम्हें कोई लाख समझाए करोगे अपने मन का। तुम गाय खोलकर आंगन से चले तब मैं जूझती रही कि बाहर न ले जाओ, हमारे दिन पतले हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उसे गर्मी लग रही है। अब तो खूब ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोरा का निहोरा होता। मगर यह तमाचा कैसे पड़ता। कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले ही हर जाती है। इतने दिन मजे से घर में बंधती रही, न गर्मी लगी न जूड़ी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ही ना होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते रहते थे, सिर तक ना हिलाती थी। जो कुछ नाद में डाल दो चाट पूंछ कर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी, अभागों के घर क्या रहती। सोना और रूपा भी यह हलचल सुनकर जग गई थी और बिलख बिलख कर रो रही थी। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उनकी संगनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी अपने अपने हाथों से खिलाती। कैसा जीभ निकाल कर खा लेती थी और जब तक उनके हाथ का कौर ना पा लेती खड़ी ताकती रहती। भाग्य फूट गए। सोना और गोबर और दोनों लड़कियां रो धोकर सो गईं। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा,
तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिंढोरा पीटती फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनूं, मैंने कौन सी बात पीट दी कि जो नाम बदनाम कर दिया। अच्छा, तेरा संदेह किसी पर होता है? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं है, कोई बाहरी आदमी था